Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर 149 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 149 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो पहला प्रश्न है पॉलिटी का। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्तियों को स्वतंत्र बना दिया? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अधिकारी की शक्तियों को स्वतंत्र बना दिया? अनुच्छेद 360, 355, 329, 324। देखिए ईसीआई का जो प्रावधान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 324 में, और यही आंसर अनुच्छेद 324 ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्तियों को स्वतंत्र बना दिया। अनुच्छेद 324 ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्तियों को स्वतंत्र बना दिया। उनके कर्तव्य उनके किनके? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के। और शक्तियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A के साथ उल्लेखित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 में निहित है। लोक या जन कुछ भी लिखा सकता है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1954 में। सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ये नंबर पर। देखिए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में हुई थी। सीधे सीधे याद रखिएगा। ये करंट से रिलेट करता हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3। 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से स्टेडियम ने की है? राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 67वीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली का, ईडन गार्डन कोलकाता का, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम हरियाणा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। मुंबई के वानखेड़े में तो क्रिकेट खेला जाता है, कलकत्ता के ईडन गार्डन में क्रिकेट खेला जाता है। ए या सी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई। तो 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसके तत्वाधान में आयोजित की गई? बताइए। अखिल भारतीय बास्केटबॉल महासंघ या अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? क्या होगा इसका आंसर? ए या डी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। तो 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, यानी आज आखिरी दिन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में है या उत्तराखंड के देहरादून में? बी है इसका आंसर। तो वन अनुसंधान संस्थान यानी एफआरआई देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये वर्ष 2007 का है। डी है इसका आंसर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2007 में। इस तरह के प्रश्नों को सीधे सीधे सन या वर्ष लेकर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? बताइए। 1986 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में अपराधियों और उनसे संबद्ध अपराध की जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि जांचकर्ताओं को अपराधियों द्वारा किए गए अपराध को चिन्हित करने में सहायता मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित 3 नदियों में से कौन सी नदियों का संगम प्रयागराज में होता है? गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु, यमुना गंगा सरस्वती, गोदावरी कृष्णा कावेरी।
तो गंगा है इसमें, यमुना है इसमें और सरस्वती है इसमें, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र से ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्रयागराज में गंगा का, यमुना का और सरस्वती का पौराणिक संगम होता है इन तीनों नदियों का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रयागराज के अलावा जो कुंभ मेला लगता है निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में लगता है और नासिक में लगता है, ठीक है, तो बी है इसका आंसर। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है। तो कुंभ मेला जो है पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है, जिसके दौरान जो यात्री होते हैं वो पवित्र नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और यह नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम पर लगता है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल को संगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? एम्स 1956। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य इसकी सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के पैटर्न विकसित करना था, ताकि भारत में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानकों को प्रदर्शित किया जा सके। ये दिल्ली में स्थित है और बहुत सारी संस्थाएं उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों के शहरों में खुलती चली गई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है कहाँ पर? सारे के सारे उत्तराखंड के हैं ये, और इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के नए परिसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ? चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उत्तराखंड में। तो थोड़ा और डीप जाकर पूछ लेगा तो कब? 1973 में। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम याद रखिएगा। देखिए, वर्ष 1973 में 73 के प्रारंभ में उत्तराखंड में शुरू हुए चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, वंदना शिवा, पांडुरंग हेगड़े। सुंदरलाल बहुगुणा तो चिपको आंदोलन से हो गए। एपिको आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पांडुरंग हेगड़े। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। एपिको आंदोलन भारत में वन आधारित पर्यावरण आंदोलनों में से एक है, जैसे कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड का। और यह जो आंदोलन है एपिको आंदोलन, वो कर्नाटक के पश्चिमी घाट के उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ और इसका नेतृत्व किया पांडुरंग हेगड़े ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ओलावृष्टि या हेल स्ट्रॉम से संबंधित दो कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? ओलावृष्टि के लिए अत्यधिक विकसित स्तरीय कपासी मेघ का होना आवश्यक है और मेघ में अतिशीतित तरल जल की उच्च सांद्रता होनी चाहिए क्या? ओलावृष्टि ऐसा तूफान जो बर्फ के ओले बरसाए। करेक्ट है बिल्कुल पहला स्टेटमेंट। और मेघ में अतिशीतित तरल जल की उच्च सांद्रता होनी चाहिए, दोनों के दोनों सही हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओलावृष्टि एक प्रकार का ठोस वर्षण है जिसमें बर्फ के गोले होते हैं जो तूफान ओले उत्पन्न करते हैं और जमीन तक पहुंच जाते हैं, उन्हें ओलावृष्टि कहा जाता है। ओलावृष्टि होने की स्थितियां अगर देखें तो अत्यधिक विकसित जो स्तरीय कपासी मेघ हैं, ठीक है, उनका उपस्थित होना आवश्यक है इसके लिए। ये विशाल आंवले या मशरूम आकार के बादल हैं जो गरज के साथ दिखाई देते हैं और इनका जो निर्माण होता है वो 65,000 फीट की ऊंचाई तक हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इन बादलों के माध्यम से हवा की तेज धाराएं ऊपर उठ रही होती हैं। इन धाराओं को आमतौर पर अप ड्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। ऐसे बादलों के निर्माण में अत्यधिक ठंडे जल की उच्च सांद्रता की आवश्यकता होती है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया और पहला वाला भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है?
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है इसमें? महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? इसका आंसर है गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव और जोंक भी। पेनगंगा नहीं है, पेनगंगा ये है गोदावरी की सहायक नदी। तो महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है, इव है, ओंग है, तेल है, जोक है। इसमें शिवनाथ, हसदेव, मांड और हब महानदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं और ओंग, तेल और जोंक दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और जो पेनगंगा है वो गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पेनगंगा, बेनगंगा, बरधा और मंजीरा ये गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं और बहुत पूछे गए एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, बरधा। तो बरधा ही नहीं होगी क्योंकि बरधा गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा, भीमा, घाटप्रभा कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं और बहुत पूछी गई ये भी एग्जाम्स में और पूछी जाती रहेंगी हमेशा जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भर्तियां होती रहेंगी। तो कृष्णा नदी का विस्तार है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। और भीमा नदी कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जो वर्धा है वो गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है, इसलिए गोदावरी वर्धा आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो जरा ये हैं वायोस्फीयर रिजर्व, ये हैं वो राज्य जिन राज्यों में स्थित होंगे। नोकरेक, मानस, सिम्प्लीपाल, शेषचलम। नोकरेक तो मेघालय में है। मानस का सभी को पता होगा असम में। सिम्प्लीपाल हो गया उड़ीसा और शेषचलम हो गया आंध्र प्रदेश। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4। ए का हो गया 2, बी का 4 तो 2 में है, ठीक है। सी का लेकिन 1 होगा और डी का 3 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल भंडार है? नंदा देवी, मानस, सिम्प्लीपाल, कोल्ड डेजर्ट। असम में है। सबसे उत्तर में पूछ रहा है, सबसे उत्तरी दिशा में। सिम्प्लीपाल तो उड़ीसा में हो गया, उड़ीसा से ऊपर है असम, ठीक है। इसके ऊपर भी उत्तराखंड का नंदा देवी और कोल्ड डेजर्ट भी तो है लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश में विस्तृत। तो सबसे उत्तर तो यही हो गया, पर बी वाला कोल्ड डेजर्ट, बी है इसका आंसर। कोल्ड डेजर्ट भारत के सबसे आकर्षक बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, जो अपने हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड के संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है। यह पश्चिमी हिमालय में लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश में किन्नौर तक फैला हुआ है। इसे वर्ष 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और इसमें पिन वैली नेशनल पार्क तथा इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही इसमें किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, सरजू और चंद्रताल शामिल हैं। तो यहाँ पर होगा कोल्ड डेजर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? पुडुचेरी, भावनगर, जामनगर या मुंबई? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र यह है जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। देखिए राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जामनगर गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र का लक्ष्य समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है जो भारत के तट के आसपास स्थित है। जो का मतलब क्या है यहाँ से? समुद्री जैव विविधता से, ताकि तट पर समुद्री जैव विविधता बेहतर हो सके। उद्देश्य है तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की रक्षा करना। जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।